हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का मैराथन लेके आ गई हूँ। इसके पहले भी मैंने इसका एक सेशन लिया है मैराथन का, तो वो वीडियो भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। और आज ये ज्योग्राफी का मैराथन 2 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? धौली और विष्णु गंगा का संगम क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो धौली और विष्णु गंगा का संगम जानने से पहले और सबका संगम जानते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए में है रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग किसका किसका संगम है ये भी पूछा जाता है। तो अलकनंदा और किसका? अलकनंदा और मंदाकिनी का। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम क्या है? तो ये है रुद्रप्रयाग। उसी तरह कर्णप्रयाग किसका है? तो कर्णप्रयाग है अलकनंदा और किसका? अलकनंदा और पिंडार का। और सारा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो विष्णु प्रयाग किसका है? विष्णु प्रयाग ही है जो धौली और विष्णु गंगा का संगम है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा इसका राइट आंसर। बात करेंगे ऑप्शन डी में क्या है? देव प्रयाग। तो देव प्रयाग किसका संगम है? तो ये है अलकनंदा और किसका? भागीरथी नदी का। किसका? भागीरथी का। तो देख लीजिए क्वेश्चन में तो एक ही संगम पूछा गया था, लेकिन हम लोग 4 संगम और जान गए। धौली और विष्णु गंगा का संगम क्या है? तो हो जाएगा विष्णु प्रयाग। लेकिन वही अलकनंदा और मंदाकिनी का पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? रुद्र प्रयाग। लेकिन अलकनंदा और पिंडार का पूछेगा तो कर्ण प्रयाग, और अलकनंदा और भागीरथी का पूछेगा तो क्या? देव प्रयाग। सब में तो अलकनंदा ही है, सिर्फ एक और का ध्यान में रखना है। और धौली और विष्णु गंगा अलग हो जाता है, इसलिए उसको ध्यान में रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसके पहले वाले ज्योग्राफी का मैराथन सेशन में आपको भारत से संबंधित जैसे कि क्षेत्रफल, तटरेखा की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से, सारा चीज उसमें हम लोगों ने क्या किया था? डिस्कस किया था। आज क्या पूछा गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। कौन पॉइंट? तो इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था ये भी पूछ लिया जाता है। पिगमिलियन पॉइंट। कौन पॉइंट? तो पिगमिलियन पॉइंट। अगर पूछ देगा कि ये क्या था, प्रारंभिक नाम था, तो इंदिरा पॉइंट का प्रारंभिक नाम क्या था? तो पिगमिलियन पॉइंट। उसी तरह बात करेंगे ऑप्शन ए है सर क्रीक। सर क्रीक कहिए या फिर गौर मोता रहे। तो ये कहाँ? तो गुजरात में। और ये कौन सा बिंदु है भारत का? तो ये हो जाता है पश्चिमी बिंदु। कौन बिंदु? तो पश्चिमी बिंदु। ठीक। उसी तरह ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा कौल। तो इंदिरा कौल कौन सा बिंदु है? तो ये है आपका भारत का उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु हो जाएगा कौन सा? इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में। ठीक। किवितु का बात करें, किवितु रहेगा लिखा हुआ, या फिर ऐसे भी रह सकता है किविथु। किविथु। तो यह क्या हो गया? भारत का पूर्वी बिंदु हो गया। पूर्वी बिंदु जो कि कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गया, देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु सारा जान गए। और कौन कहाँ है ये भी जान गए। ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो यहाँ
भारतीय मानक समय रेखा रहे या फिर क्या रहे, यामियोत्तर रेखा, यामियोत्तर रेखा, जो कि कितना डिग्री, तो 82.5 डिग्री ईस्ट, ये ध्यान में रखना है। पूर्वी देशांतर, भारतीय मानक समांतर समय रेखा या फिर यामियोत्तर रेखा, और ये क्या करती है, समय का निर्धारण, समय का निर्धारण। और यहाँ पूछा क्या गया है हमसे कि ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसका एक ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं, राज्य का नाम, तो क्या, जैसे कि एक होता है बिहार वगैरह में जाइएगा तो छौआ डांस, ठीक है, तो उसी तरह से याद रख सकते हैं इसका ट्रिक के रूप में क्या, तो छौआ। तो देखिए, उ से हो जाएगा क्या, उत्तर प्रदेश, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, ओ से हो जाएगा उड़ीसा, और आ से हो जाएगा क्या, आंध्र प्रदेश। तो यही 5 राज्यों से होकर क्या गुजरता है, भारतीय मानक समय रेखा। एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर और भी नोट कर सकते हैं, तो ये क्या कि जो कर्क रेखा और एवं यामियोत्तर रेखा, कौन रेखा, कर्क रेखा एवं यामियोत्तर रेखा छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। ये पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं, पूछ देता है कि कहाँ कर्क रेखा व यामियोत्तर रेखा एक दूसरे को काटती है, तो छत्तीसगढ़ में। ये पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है। और अगर पूछ दे कि जो भारतीय मानक समय रेखा है ये ग्रीनविच से कितना आगे है, तो एक पॉइंट और नोट करके लिख सकते हैं कि ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा, तो 5.5 घंटा क्या है, आगे है। और ये प्रारंभ कहाँ से होता है, तो इलाहाबाद के नैनी से होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये प्रारंभ कहाँ से होता है, तो इलाहाबाद के नैनी से होता है। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है, तो बात आई है जब झील की, तो आपको भारत के जितने भी महत्वपूर्ण झील हैं इसका सेशन आपको टॉपिक वाइज संडे स्पेशल में हमने पढ़ा दिया है। आपको फुल डिटेल्स है भारत से जितने भी झील हैं और उनसे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, सारा उसमें आपको बेसिक रूप से पढ़ाया गया। तो आप लोग संडे स्पेशल सेशन जरूर अटेंड किया कीजिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है, तो ये है कौन सा झील, तो गोविंद सागर झील। और है कहाँ, तो पंजाब में। और किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर। तो 3 प्रश्न तो इसी में हो गए, आंसर हम लोग जान गए कि पहला तो ये कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील भी हो गया, प्लस ये है कहाँ, तो पंजाब में। और किस नदी पर, तो किस नदी पर, सतलज नदी पर। इसका निर्माण कब हुआ था, जब भाखड़ा नांगल क्या बोलता है, भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण हो रहा था, उसी के क्रम में इसका भी निर्माण हुआ था। ये चीज जान सकते हैं। बात करेंगे बुलर झील की, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि बुलर झील है कहाँ, तो ये आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और क्या, अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, तो ये बुलर झील हो जाएगी। उसी तरह ऑप्शन सी में हमारा क्या है, चिल्का झील। तो चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक, और उड़ीसा में है। और चिल्का झील से क्या पूछ लिया जाता है, पहले तो यही पूछा जाता है कि चिल्का झील है कहाँ, तो उड़ीसा में। अगर आपसे पूछ दे सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और आपको इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाके जुड़ जाइए। बात करेंगे चोलामू झील। तो चोलामू झील कहाँ है, तो ये आपका है सिक्किम में। और ये क्या है,
तो ये भारत का सबसे ऊंचा झील है। भारत का सबसे ऊंचा झील कौन सा है? तो ये है आपका चोलामू झील, और जो कि है कहाँ? तो आपका है ये सिक्किम में। तो सबसे ज्यादा बुलर झील पूछा गया है, उसके बाद चिल्का झील। तो ये दोनों को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या है? तटीय क्षेत्र क्या है या तटीय क्षेत्र ये क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया। और ये है क्या? तो पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट के अंतर्गत आता है गुजरात से गोवा तट। तो क्या पूछा गया आपसे? गुजरात से गोवा तट का, तो वो क्या कहलाता है? जो गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? कोंकण तट। कोंकण तट। तो ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक है, एक से अधिक की जगह कर दीजिए, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे कि केनरा तट। तो केनरा तट कहाँ से कहाँ तक का कहलाता है? तो केनरा तट हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक का? तो गोवा से लेके कर्नाटक तक का। गोवा से लेके कर्नाटक तक का हो जाएगा क्या? केनरा तट। उसी तरह मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक का हो जाएगा? तो मालाबार तट हो जाएगा कर्नाटक से कन्याकुमारी तक, और ये सब पश्चिमी तट। तो कर्नाटक से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट। ठीक। वही ऑप्शन सी में है कोरामंडल तट। तो कोरामंडल तट जो है ये पूर्वी तट हो जाता है, ये पूर्वी तट हो जाता है। और कहाँ से कहाँ तक? तो कन्याकुमारी से कहाँ तक? कृष्णा डेल्टा तक। तो ये सब ध्यान में रखना है, और अगला बार कभी क्वेश्चन आएगा तो हम आपको पूरा पूर्वी तट बता देंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारत चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बार। तो भारत चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? इसको जानने से पहले जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया। तो वो कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और किसके बीच में? तो पाकिस्तान के बीच में। ठीक। उसी तरह 38वीं समानांतर रेखा ये किसके बीच में है? ये काफी बार पूछा गया। तो उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच। उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा? तो 38वीं समानांतर रेखा। 49वीं की बात करेंगे कि 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच है? तो ये 49वीं समानांतर रेखा का क्या है? हाँ, ये 49वीं समानांतर रेखा का पूछा गया है, जो कि अमेरिका एवं कनाडा के बीच। किसके बीच? अमेरिका एवं कनाडा के बीच। एक और समानांतर रेखा ध्यान में रख लीजिएगा, जब आ ही गया है तो 17वीं का, कि 17वीं समानांतर रेखा किसके बीच? तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच कौन सी रेखा? तो 17वीं समानांतर रेखा। और यहाँ हमसे पूछा क्या गया कि भारत चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा? तो ये आपका मैकमोहन रेखा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपसे सबसे ऊंचा पूछा गया है, तो जो कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? तो कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर ए। कुंचिकल जलप्रपात है कहाँ? तो कर्नाटक में। और किस नदी पर स्थित है? तो ब्राही नदी पर। किस नदी पर? तो ब्राही नदी पर स्थित है कौन? कुंचिकल जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एंजल जलप्रपात की बात करें तो ये विश्व का सबसे ऊंचा वो भारत का सबसे ऊंचा है। क्वेश्चन ध्यान देना, जब पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तब कौन हो जाएगा? एंजल जलप्रपात। और ये है कहाँ? तो वेनेजुएला में। वेनेजुएला में। और किस नदी पे पूछे? तो कोरोना नदी पर।
कोरोना आया था ना, कोरोना को तो नहीं भूलिएगा। तो कोरोना नदी पर ही क्या है, एंजल जलप्रपात है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, तो चित्रकूट जो जलप्रपात है ये आपका है छत्तीसगढ़ में। किस नदी पर पूछे, तो इंद्रावती नदी पर। किस नदी पर, तो इंद्रावती नदी पर। हाँ, एक इससे और पॉइंट क्या ध्यान में रख सकते हैं कि पूछ दिया जाता है कि भारत की नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा इसे दी गई है। मतलब पूछ दिया जाता है कि भारत की किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी गई है, तो क्या हो जाएगा, चित्रकूट जलप्रपात, जो कि है कहाँ, छत्तीसगढ़ में। तो भारत की नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी गई है। किससे, तो चित्रकूट जलप्रपात को। नियाग्रा जलप्रपात जो कि अमेरिका एंड कनाडा की सीमा पर स्थित है, और इस यहाँ है कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है, तो चित्रकूट जलप्रपात को। ठीक, अब आप लोग से यहाँ पर एक प्रश्न है, क्या आप लोग बताइएगा कि शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है और किस नदी पर स्थित है। आप लोग को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में क्या है, रबी फसलों की बुआई अवधि क्या है। तो फसल की बात आ गई, तो एक खरीफ फसल, एक रबी फसल और एक होता है जायद फसल। तो जो रबी फसल की बुआई होती है, बुआई या बुवाई भी कह सकते हैं, तो ये होती है कब, तो होती है जाके अक्टूबर और नवंबर में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। लेकिन अगर यही पूछे कि कटाई अवधि क्या है, यहाँ तो बुआई अवधि पूछा गया था रबी फसल का, तो अगर कटाई अवधि पूछेगा तो क्या हो जाएगा, मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में। रबी फसल को ही क्या कहा जाता है, शीतकालीन फसल। शीतकालीन फसल भी किसे कहा जाता है, तो रबी फसल को ही कहा जाता है। एग्जाम्पल में जैसे कि क्या क्या हो सकता है, जैसे कि गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सब जौ हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये सब सारे रबी फसल के अंतर्गत आएंगे। उसी तरह जून जुलाई में बात करेंगे कि किस किस फसल की बुआई होती है, तो जून जुलाई में बुआई जो होती है वो खरीफ फसल की होती है। किसकी होती है, तो खरीफ फसल की। जिस तरह से शीतकालीन फसल कहा जाता है, उसी तरह खरीफ फसल को ग्रीष्मकालीन फसल कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन फसल आप लोग सुन के भी नोट्स तैयार कर सकते हैं, अगर यहाँ से पता नहीं चले तो। ऐसे तो हम आपको पूरा कोशिश करते हैं कि आपका नोट्स अच्छे से तैयार हो जाए। तो खरीफ फसल की अगर बात करें, तो खरीफ फसल का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ दे, तो हो जाता है क्या, चावल हो जाता है, ज्वार हो जाता है, बाजरा हो जाता है, मक्का हो जाता है। ये सब किसके अंतर्गत, तो ये सब आ जाता है आपका खरीफ फसल के अंतर्गत। और इसका कटाई अवधि अगर पूछ दे, बुआई अवधि तो जान गए कि जून जुलाई में, लेकिन वही कटाई अवधि पूछ दे तो कटाई हो जाता है अक्टूबर नवंबर में। यानी कि रबी फसल का अपोजिट ध्यान में रख सकते हैं। बात करेंगे एक जायद फसल। जायद फसल, तो ये जायद फसल क्या होता है कि शीत एवं ग्रीष्म ऋतु के बीच का फसल होता है। तो शीत एवं ग्रीष्म के बीच का फसल क्या होता है, तो ये होता है जायद फसल। और जायद फसल का अगर बात करें कि बुआई कब होगा, तो बुआई होता है मार्च अप्रैल में। तो ऐसे बुआई मार्च अप्रैल में, लेकिन अगर वही कटाई पूछे कब होता है, तो कटाई होता है जून जुलाई में। और इसका एग्जाम्पल पूछ दे, तो खीरा सीजनली जिसको बेच के पैसे कमा सकते हैं, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ये सब किस फसल के अंतर्गत, तो जायद फसल। तो ये तीनों फसल को हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं, आशा करते हैं समझ में आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक। कटक कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा। उड़ीसा के कटक में क्या है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। उसी तरह मैसूर में क्या है, तो केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय रेशम
अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये आपका है मैसूर में। ये सब इम्पोर्टेंट श्रेणी में आता है। राजमुंद्री में क्या है? तो तंबाकू का है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र, जोड़ लीजिएगा आगे। करनाल में क्या है? तो डेयरी अनुसंधान केंद्र। ठीक, ये सब चारों अनुसंधान केंद्र है। कौन कहाँ है वो आपको बताएं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। काला सोना किसे कहते हैं? तो काला सोना किसे कहते हैं? तो कोयला को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। काला सोना कहे या फिर उद्योग की रोटी कहे, या फिर उद्योग की रोटी कहे, ये भी किसे कहा जाता है? तो कोयला को ही कहा जाता है। ठीक, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो कोयला से संबंधित है कृष्ण क्रांति। या फिर काली क्रांति किससे संबंधित है? तो कोयला से ही संबंधित है। और ये प्राप्त कहाँ से होता है? तो ये गोंदवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। कौन सा क्षेत्र से? तो गोंदवाना क्षेत्र से, गोंदवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। ये चीज ध्यान में रख सकते हैं, पूछ दे, क्योंकि लगभग 90% से अधिक कोयला का भंडारण कहाँ से होता है? गोंडवाना क्षेत्र से ही होता है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आपसे पूछे कि देश में सर्वाधिक कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान, मतलब देश कौन सा है, तो ऐसे करके ध्यान में रख सकते हैं कि उत्पादक में किस चीज का? तो कोयला में। और देश में उत्पादक में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो कौन है? अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। पहला नंबर पर चाइना है, दूसरा में है अमेरिका और तीसरा में हमारा भारत। लेकिन यही अगर आपसे पूछ दे कि भंडारण में शीर्ष में कौन देश है कोयला का, तो कौन शीर्ष देश है? तो अमेरिका। तो उत्पादन और भंडारण, ये दोनों चीज में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, अब आइए क्वेश्चन 10 हुए समाप्त। और आपसे यहाँ पर अब एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा सॉल्यूशन करवाना अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। क्या है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये रामगंगा नेशनल पार्क। चूंकि ये अब वर्तमान नाम किसका है रामगंगा नेशनल पार्क? तो हेली नेशनल पार्क। सबसे पहले नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क, या हिंदी में हेली राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं। स्थापना इसकी हो गई थी 1935 में। फिर इसका नाम किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि है कहाँ? तो उत्तराखंड में है। आपको पता भी होगा, ये तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। और वर्तमान नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। उसी तरह केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी काफी बार पूछा गया है, केवलादेव नेशनल पार्क। तो ये आपका है राजस्थान में। कहाँ है? तो राजस्थान में है। इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग। ठीक, भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ? ये सब सारे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपका ऐसा प्रश्न लाया जाता है। तो ये आपका है उड़ीसा में, भीतरकनिका नेशनल पार्क। बात करेंगे किबलू नाम जाओ पार्क। ये ऐसा पार्क है जो कहाँ है? तो ये आपका है मणिपुर में, तैरता हुआ पार्क, तैरता हुआ पार्क। ठीक, और ये चारों पार्क आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में। इनमें से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? यहाँ आपसे क्वेश्चन नहीं है पूछा गया है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो जब नहीं है तो पहले जानेंगे कि कौन कौन सी है, तब ना पता करेंगे कि कौन सी नहीं है। तो अंटार्कटिका की जलधारा है जो ठंडी है, हम्बोल्ट की जलधारा है जो कि ठंडी है, कैलिफोर्निया की जलधारा है जो कि ठंडी है। तो जो सुसीमा जलधारा है ये गर्म जलधारा है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी नहीं होगी? सुसीमा जलधारा, चूंकि ये गर्म जलधारा है। और गर्म जलधारा में प्रशांत महासागर का क्यूरोसियो याद रख सकते हैं। क्यूरोसियो जलधारा, अलास्का की जलधारा, सुसीमा जलधारा, ये सब क्या है? ठंडी जलधारा है।
सॉरी गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा तो बता ही चुके। अब संसार का सबसे, अगर आपसे पूछे संसार का सबसे बड़ा या गहरा महासागर, बड़ा या गहरा महासागर, तब भी कौन हो जाएगा, तो प्रशांत महासागर। ये तो आप लोग जानते होंगे पहले से भी, प्रशांत महासागर। तो ये ठंडी और गर्म का ध्यान रखना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे, जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं। तो जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, तो चंद्रमा का। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ये क्या है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है। जो प्रश्न बन सकते हैं वो आपको पता है। तो ये हो जाता है सेलेनोलॉजी। कौन लॉजी, सेलेनोलॉजी। ठीक। शांति सागर या धूल का मैदान किसे कहा जाता है, शांति सागर या फिर धूल का मैदान। तो ये भी किसे कहा जाता है, तो चंद्रमा को। इतना सारा पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। एक चीज और चंद्रमा से ध्यान रख सकते हैं, क्या, तो पृथ्वी से कितना % भाग दिखाई देता है चंद्रमा। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग दिखाई देता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो 57% भाग क्या देता है, दिखाई देता है। यकीन मानिए आप लोगों के लिए मैराथन सेशन जो भी करवाया जा रहा है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। खास करके जो भी बीपीएससी और बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ज़रूर ही देखना चाहिए। और आपके लिए चुन चुन के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का ही कलेक्शन का मैराथन लाया जाता है। आपको मैराथन एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जा रहा है, तो आप लोग सपोर्ट जितना हो सके ज़रूर कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे, आसियान में कितने देश शामिल हैं। तो जो आसियान में देश शामिल हैं वो कितने हैं, तो 10। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। बात करेंगे आसियान का फुल फॉर्म, आप लोग खोजिएगा, हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि आसियान का फुल फॉर्म क्या होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए आप लोग। बात करेंगे आसियान देश का स्थापना कब हुआ था, तो हुआ था कब, 1967 में। कहाँ हुआ था, बैंकॉक में, थाईलैंड के बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी। बात करेगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो किसका मुख्यालय, तो एशियान का मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ है जकार्ता में। कहाँ है, तो जकार्ता। जकार्ता कहाँ पड़ता है, तो इंडोनेशिया में। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगर 10 देश की बात कर दे तो ऐसे तो आप लोग को पता होगा, लेकिन हम लिख देते हैं कि म्यांमार हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा, मैप के अकॉर्डिंग आप लोग याद कर लीजिएगा, लानोस हो जाएगा, और कौन सा है, वियतनाम है, और कौन सा है, वियतनाम, कंबोडिया है, थाईलैंड तो आपको बता ही चुके, कंबोडिया है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, और कौन सा है, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। मैप के अकॉर्डिंग आप लोग याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ऐसे हम बस लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए, ताकि नोट्स में आप लोग नोट डाउन कर सकते। सिंगापुर हो गया, फिलीपींस हो गया। तो ये 10 देश किस में शामिल हैं, तो एशियान में। ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो जो सफ़ेद हाथियों का देश है वो किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है थाईलैंड को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब थाईलैंड से एक सवाल और बनता है कि रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये भी क्या है, थाईलैंड है। और सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो ये भी थाईलैंड है। हाँ, अगर आपसे पूछेगा कि गोल्डन क्रिसेंट किस देश के अंतर्गत आता है, गोल्डन क्रिसेंट किसके अंतर्गत आता है, तो गोल्डन क्रिसेंट भी थाईलैंड के अंतर्गत आता है, थाईलैंड देश को ही कहा जाता है। और गोल्डन क्रिसेंट में क्या, तो अफीम की खेती से संबंधित है।
और गोल्डन क्रिसेंट में 3 देश शामिल है, तो उसका पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सा देश। तो म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, और एक कौन सा हो गया, लाओस हो गया। तो ये चीज़ गोल्डन क्रिसेंट के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। एक ठीक उसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत कौन कौन सा आते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आ जाते, इसमें भी अफीम की खेती से ही संबंधित है, और वो भी गोल्डन क्रिसेंट भी अफीम की खेती से संबंधित है, लेकिन तीनों में देश अलग अलग है। जब ट्रायंगल की बात करेगी तो ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, नहीं देखिए, जब गोल्डन ट्रायंगल की बात करेगा तो इसमें हो जाएगा म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसलिए आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। जब भी गोल्डन ट्रायंगल कहेगा तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस आ जाएगा, लेकिन वही जब कहे आपसे क्या, वही जब आपसे क्या बोले, रुक जाइए 1 मिनट बता देते हैं आप लोग को। वही जब आपसे गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन देश शामिल है ये आपसे पूछे, तब क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाता है। इतना सारा चीज़ दिमाग में कभी कभी स्लिप हो जाता है, तो आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा। बोल दिए हैं हम दोहरा के। पाकिस्तान और ईरान, ये तीनों आ जाता है गोल्डन क्रिसेंट के अंतर्गत। बात करेंगे लाओस को क्या उपाधि प्रदान है, तो 1000 हाथियों की भूमि। पूछ लेगा कि 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो ये लाओस देश को कहा जाता है। और इतना ही। चलिए अब बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो ये आपका है जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसी तरह हरियाणा का एक बार पूछा जाता है क्या, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हरियाणा में। मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी अभयारण्य। और हिमाचल प्रदेश में क्या, तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सब इम्पोर्टेंट में है, तो नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 में। किसे कश्मीर का हिमालय कहा जाता है? तो कश्मीर का हिमालय जो कहा जाता है, पंजाब हिमालय को कहा जाता है। ठीक, और ये किसके किसके बीच स्थित है, तो ये है सिंधु नदी एवं सतलज नदी के बीच स्थित है क्या, कश्मीर का हिमालय या पंजाब हिमालय। ठीक, और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश। श्रेणी इसका पूछेगा तो क्या क्या जान सकते हैं, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल। आप लोग सुन के भी नोट डाउन कर सकते हैं कुछ बातें। उसी तरह कुमायूं हिमालय है जो कहाँ तक विस्तृत है, तो उत्तराखंड में विस्तृत है। और हिमालय का ये पूर्वी भाग क्या कहलाता है, हिमालय का पूर्वी भाग क्या कहलाता है, कुमायूं हिमालय कहलाता है। और हिमालय का अगर पश्चिमी भाग पूछ दे कि वो क्या कहलाता है, क्या है, तो गढ़वाल है। पूर्वी भाग कहेगा तो कुमायूं हिमालय है। बात करेंगे नेपाल हिमालय का, तो ये काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक के बीच, काली नदी से तीस्ता नदी। ठीक, और ये क्या बोलता है, इसको नेपाल को और क्या क्या कहा जाता है, नेपाल हिमालय को सिक्किम हिमालय, और कौन हिमालय, दार्जिलिंग हिमालय भी नाम दिया गया है। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट आपको इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, असम हिमालय का विस्तार कहाँ से, तीस्ता से लेके दिहांग तक। तो ये था क्या, कश्मीर का हिमालय से संबंधित प्रश्न आया, और इसमें जो इम्पोर्टेंट लगा आपको बताया गया।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। आप ही लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, और आप लोग के लिए इतना इम्पोर्टेंट कलेक्शन ला रहे हैं, वो भी सारा क्या बोलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और टॉपिक वाइज भी आपको पढ़ाया जा रहा है हर संडे स्पेशल में सारे सब्जेक्ट का। तो आप लोग इस चैनल को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन 18 में है जीवाश्म रहित चट्टान। तो जो जीवाश्म रहित चट्टान होती है वो होती है आग्नेय चट्टान। ठीक, अगर पूछते कि काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के क्षरण से, तो आग्नेय चट्टान। तो इसके क्षरण से क्या होता है, इसके क्षरण से ही होता है क्या, काली मिट्टी का निर्माण। काली मिट्टी का निर्माण। आप लोग भी साथ ही साथ नोट्स तैयार करते जाइएगा। अब सादी चट्टान, अगर आपसे अग्नेय चट्टान का उदाहरण पूछ दे, उदाहरण बहुत पूछता है इसका, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये सब किसके अंतर्गत, ज्वालामुखी हो गया। तो ये सब किस चट्टान का उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टान का, और उदाहरण ये पूछता है ज़्यादा। अब सादी चट्टान का उदाहरण का अगर बात कर ले, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाता है बलुआ पत्थर। पूछ देगा कि बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है, किस चट्टान का, या फिर सेल किसका है। तो ये सब ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। बात करेंगे रूपांतरित चट्टान का, तो ये तो आग्नेय और क्या कहता है अपसादी का मिक्स रूप होता है। आग्नेय तथा अपसादी को मिलाकर इसका निर्माण होता है। और अगर इसका एग्जाम्पल में पूछ दे, तो संगमरमर हो गया, और क्या हो गया, स्लेट हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, ये सब किसका होता है, तो ये सब हो जाता है रूपांतरित चट्टान का। तो ये चट्टान से संबंधित प्रश्न था। अब बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है, तो अब आ गए जल संधि से संबंधित प्रश्न। तो जो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है वो मलक्का जल संधि जोड़ता है। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। उसी तरह पाक जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है मन्नार की खाड़ी। और ये सब सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम। आप लोग प्रीवियस ईयर सेट देखा कीजिए, तो मन्नार और बनाया भी कीजिए। तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी को कौन जल संधि जोड़ता है, तो ये हो जाएगा पाक जल संधि। उसी तरह बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है बेरिंग सागर और किसको, तो चुक्सी सागर। प्लस का चिन्ह दे दिए आप लोग और लिख लीजिएगा इसको जोड़ता है। उसी तरह बाबा अल मांडेव की जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को, लाल सागर और अदन की खाड़ी को कौन जोड़ता है, तो ये जोड़ता है बाबा अल मांडेव की जल संधि। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। नदी जोड़ो परियोजना से कौन सा क्रांति संबंधित है, तो जो नदी जोड़ो परियोजना से क्रांति संबंधित है वो है अमृत क्रांति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे बादामी क्रांति का किस संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है मसाला उत्पादन से। ठीक, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो ये है आपका कोयला उत्पादन से, कोयला उत्पादन से। खाकी क्रांति किससे संबंधित है, तो चमड़ा उत्पादन से, चमड़ा उत्पादन से। उसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि क्या पूछा जाता है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध से संबंधित है। और क्या पूछा जाता है हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, खाद्यान्न फसल से, खाद्यान्न फसल से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो भूरी क्रांति हो जाएगा किससे, उर्वरक से संबंधित है। और कौन सा क्रांति हो गया, जगह नहीं है इसलिए बोल देते हैं। नीली क्रांति किससे है, तो मत्स्य उत्पादन से है। गोल क्रांति किससे, तो आलू से। गुलाबी क्रांति किससे, तो झींगा मछली या फिर प्याज से। रजत क्रांति किससे, तो अंडा से। पीत क्रांति तो किससे, तिलहन से। तो ये सब महत्वपूर्ण क्रांति हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कुछ ही हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, और ये सब चीज़ तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। तो आज के लिए मैराथन सेशन में इतना ही।
चूँकि बेस क्वेश्चन था और चारों ऑप्शन का डिटेल करवाते हैं आप लोग को तो टाइम लग जाता है। तो आप लोग इस सेशन को पूरा देखा कीजिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जितना हो सके इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और विषय का मैराथन लेके, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।